जीवन में जीत नहीं बल्कि संघर्ष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संघर्ष से हम जीत हासिल करना सीखते हैं। हेलो नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम ज्योग्राफी की क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम वही हमेशा की तरह ज्योग्राफी में डोज से शुरुआत करते हैं। डोज 5 या 6 मिनट की होती है, जो आपको हर एक क्लास में मिलने वाली है। और इस डोज में वो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं आपके लिए जो आपकी हर एक कोई राजस्थान की एग्जाम होगी उसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज हम डोज की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम आज पढ़ते हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2023, जो 21 दिसंबर 2024 को लागू की जाती है। जो वर्तमान में वन रिपोर्ट है वही है। तो अपन देखते हैं कि 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान वन रिपोर्ट लागू की जाती है, जिसमें वन रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार आती है। प्रथम बार 1987 में आई थी, अभी यह 18वें क्रम की वन रिपोर्ट है। और कुल अभिलेखित वन हमारे क्षेत्रफल पर है 28,000। कुल अभिलेखित वन है 32,869। कुल अभिलेखित वन कितने हैं? 32,869 है। कुल अभिलेखित वन है 32,869। 32,869 कुल अभिलेखित वन है। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन 9.60% पाए जाते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले आते हैं कुल वनावरण 4.84% है, वृक्षावरण 3.16% है, कुल झाड़ी वन 1.60% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, जिसमें से कुल झाड़ी वन सर्वाधिक मिलते हैं अपन को पाली जिले में और न्यूनतम मिलते हैं हनुमानगढ़ जिले में। फिर देखते हैं अपन वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आरक्षित है, सुरक्षित है एवं वर्गीकृत वन होते हैं। जिसमें आरक्षित वन राजस्थान के क्षेत्रफल पर 37.04% भाग पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक उदयपुर जिले में मिलते हैं। फिर देखते हैं अपन सुरक्षित वन 56.56% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक 12 जिले में मिलते हैं। और अब एवर्ग्रीन वन 6.4% भाग पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक बीकानेर जिले में मिलते हैं। फिर देखते हैं अपन कि आरक्षित वन क्या होते हैं। आरक्षित वन वे होते हैं जिस पर पूर्ण अधिकार सरकार का होता है, जिसे अपन किसी भी परिस्थिति में काट नहीं सकते, वो आरक्षित वन कहलाते हैं। सुरक्षित वन वो होते हैं जिस पर अधिकार तो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन अपन गवर्नमेंट की इजाजत से उन्हें काट सकते हैं, वो असुरक्षित वन कहलाते हैं। अवर्गीकृत वन वो होते हैं जिस पर कोई भी सरकार का अधिकार नहीं होता, उन्हें अपने इच्छा के अनुसार कभी भी काट सकते हैं, वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। और न्यूनतम वन हनुमानगढ़, चूरू न्यूनतम वन पाए जाते हैं, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर जिले में। और परसेंट के आधार पर सर्वाधिक वन उदयपुर जिले में पाए जाते हैं और प्रतापगढ़ में, जबकि न्यूनतम चूरू और जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। यह अपन की राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 की थी, जो 2024 में लागू की गई थी, वो अपन की कंप्लीट होती है। अपन ज्योग्राफी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम ज्योग्राफी क्लास की शुरुआत करते हैं। अपन ज्योग्राफी क्लास पढ़ रहे थे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान को प्रोफेसर बीसी मिश्रा के द्वारा 1994 में 4 भागों में बांटा गया था। उसमें अपन पढ़ रहे थे कि 4 भाग कौन से बांटे थे उन्होंने बांटे थे। पहले अरावली पर्वतमाला, दूसरा था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा था हाड़ौती का पठार और चौथा था पूर्व मैदानी भाग। उसने 4 भागों में बांटा गया था बीसी मिश्रा के अनुसार। फिर अपन देख रहे हैं, अपन ने पढ़ा था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल था 61.11%, जिस पर जनसंख्या 40% निवास करती थी। और इसमें पढ़ा था कि इसमें बालुई मृदा, रेतीली मृदा वे पाई जाती थी, जिसे रेतीली या बालू मृदा को प्यासी मृदा भी कहा जाता था। और अपन देख रहे थे कि रेतीली या बालू मृदा का विज्ञान नाम था एरिडोसॉल। और इससे आगे अपन पढ़ा था कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को जलवायु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, वे थे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो अपन देख रहे हैं यह अपन का राजस्थान आता है,
ये अपन का राजस्थान है। इस राजस्थान में अपन देखा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को, पश्चिम उत्तर प्रदेश था अपन यहाँ से यहाँ तक, जिसे दो भागों में बांटा गया था। ये तो है अपन का पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसे दो भागों में बांटा गया था। एक था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक था अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एक था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक आता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यह है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और यह है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। वीसी मिश्रा के द्वारा अपन राजस्थान को चार भागों में भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया था, जो आपको मैंने बताया थे। अरावली पर्वतमाला है, हाड़ौती का पठार है और पूर्वी मैदानी भाग है और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आता है। ये घटना है 1994 की और पुस्तक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। फिर अपन देखा था कि अपन कल की क्लास में वो जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश था उसके बारे में जो भी बात थी वो अपन चर्चा कर चुके हैं। और आज अपन बात करने वाले हैं कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। 25 सेमी समवर्षा रेखा या जलवायु के आधार पर पश्चिम उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक आता है आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक आता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो अपन देखने वाले हैं आज पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये होता है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे अपन दो भाग करते हैं। एक भाग का नाम होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक का नाम होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जो दूसरा होता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये अपन ने दो भाग कर दिए जलवायु के आधार पर। और अपन आज पढ़ने वाले हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं अपन के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अपन दो भागों में बांट रहे हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को फिर से दो भागों में बांटते हैं। इसके होते हैं दो भाग। इसके दो भाग कौन से हैं? एक होता है बालू का युक्त क्षेत्र, एक तो होता है बालू का युक्त क्षेत्र, दूसरा होता है बालू का मुक्त क्षेत्र, बालू का मुक्त क्षेत्र। ये होता है अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसके अपन ने पहले दो भाग किए थे, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर इसके दो भाग किए थे अपन ने, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे हैं। इसके दो भाग हुए थे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप किसे कहते हैं? बालू का स्तूप भी होते हैं जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में लहरदार स्थलाकृति के पाए जाते हैं, तो बालू का स्तूप कहा जाता है। लहरदार मतलब होता है अपन जानते हैं पश्चिम राजस्थान में आ गए, जिसमें जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, फलौदी है। इसमें जाएंगे तो अपन वहां रेतीली मृदा पाई जाती है। रेतीली मृदा में हवा के कारण स्थलाकृतियां होती हैं, जो स्थलाकृतियां इस हिसाब से हो जाती है, वो इस हिसाब से अपनी स्थलीय आकृतियां बनाती है, जिसे बालू का कहा जाता है। इन्हें ही बालू का स्तूप कहते हैं। तो अपन बालू का स्तूप किसे कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो स्थल आकृतियां पाई जाती है उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। तो अपन देखा था कि शुष्क उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा गया था, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। फिर अपन देखते हैं कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र भी, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में एक बार ऊपर लिखते हैं इसको। यहां देखते हैं अपन, यह है अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसके दो भाग किए अपन ने, ये था शुष्क
मरुस्थलीय प्रदेश, एक था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें इसको दो भागों में बांटा गया था। अपन दो भागों में से किए थे, एक तो किया था बालुकास्तूप युक्त क्षेत्र, एक किया था बालुकास्तूप मुक्त क्षेत्र। इसमें किया था बालुकास्तूप युक्त क्षेत्र, इसमें किया था बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, जिसमें देखा था कि बालुकास्तूप युक्त क्षेत्र है जो अपन के राजस्थान के क्षेत्र, पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रफल पर ये अपन का 58.50% भाग पर पाया जाता है, तथा बालुकास्तूप मुक्त क्षेत्र 41.50% भाग पर पाया जाता है। तो अपन ने आज पढ़ रहे हैं अपन पश्चिम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके अपन ने दो भाग किए, एक किया था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जैसे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश थे, इसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया था, बालुकास्तूप युक्त क्षेत्र, बालुकास्तूप मुक्त क्षेत्र। बालुकास्तूप किसे कहते हैं? बालुकास्तूप होते हैं जो पश्चिम राजस्थान में लहरदार स्थल आकृतियां पाई जाती हैं, उन्हें बालुकास्तूप कहा जाता है। फिर देखिए अपन बालुकास्तूप युक्त क्षेत्र है अपन का 58.50% है, जबकि बालुकास्तूप मुक्त क्षेत्र है अपन का 41.50%। मुक्त क्षेत्र है, ये क्या है? मुक्त, और ये है युक्त क्षेत्र। पर अपन फिर देखते हैं अपन कि बालुकास्तूप युक्त क्षेत्र के कौन कौन से भाग हैं जो अपन क्लास में देखने वाले हैं। जिसमें देखते हैं अपन बालुकास्तूप युक्त क्षेत्र में, मैं राजस्थान का साफ कर दूंगा, फिर देखते हैं अपन है। यहाँ देखिए बालुकास्तूप युक्त क्षेत्र, अपन पढ़ रहे हैं बालुकास्तूप युक्त क्षेत्र, जिसमें अपन देखा था कि इसका क्षेत्रफल था अपन का 58.50%, और इसके भाग किए गए थे। अनुदैर्घ्य बालुकास्तूप आते या पौनानुवृत्त बालुकास्तूप आते हैं, अनुप्रस्थ है, अर्धचंद्राकार बालुकास्तूप जिसे बरखान कहा जाता है, वे पैराबोलिक बालुकास्तूप आते हैं, तारानुमा बालुकास्तूप आते हैं, और अवरोधी बालुकास्तूप इसके बालुकास्तूप युक्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अपन देख रहे थे इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर आता है पवना अनुदैर्घ्य बालुकास्तूप, ये करता है अनुदैर्घ्य बालुकास्तूप, अनुदैर्घ्य बालुकास्तूप, या इन्हें कहते हैं पवनावृत्त बालुकास्तूप, इन्हें कहते हैं पवनानुवृत्त बालुकास्तूप। फिर होता है दूसरे नंबर का होता है अपना अनुप्रस्थ बालुकास्तूप। दूसरा होता है अपना अनुप्रस्थ बालुकास्तूप। नंबर 3 होता है अपना अर्धचंद्राकार बालुकास्तूप, चंद्राकार बालुकास्तूप। अपन का नंबर 4 आता है, इसी के अंदर आता है पैराबोलिक बालुकास्तूप। नंबर 4 आता है पैराबोलिक बालुकास्तूप। और नंबर 5 आता है अपना
तारानुमा बालू का स्तूप। नंबर 5 है तारानुमा बालू का स्तूप। और फिर लास्ट में फाइनल आता अपन का अवरोधित बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप। तो अपन ने आज पढ़ा था कि पश्चिमी राजस्थान प्रदेश मतलब 1994 में हरिमोहन सक्सेना के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, जिसके नाम बताए थे मैंने आपको। एक तो था अरावली पर्वतमाला, दूसरा था हाड़ौती का पठार, तीसरा था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा था पूर्व मैदानी भाग। जिसमें से अपन ने पढ़ रहे हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 61.11% है, जिसमें जनसंख्या 40% पाई जाती है। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में रेतीली बालू मृदा पाई जाती है, जिसे प्यासी मृदा कहा जाता है। इसका विज्ञान नाम है एरिडोसोल कहा जाता है। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल भी माना जाता है। फिर अपन देखा था कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है। फिर अपन देख रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को उसके बाद में 2 भाग किए गए थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश को जलवायु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। वो थी अपन का पहला भाग था अपन का शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर अपन देखा था कि शुष्क मरुस्थल प्रदेश को फिर से 2 भागों में बांटा गया था। एक था बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, एक था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। फिर देखा था अपन ने बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र था जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर 58.50% क्षेत्रफल पर पाया जाता है, जबकि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.50% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। फिर अपन देखा था कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र या बालू का स्तूप किसे कहा जाता है। बालू का स्तूप वो होते हैं जो पश्चिमी राजस्थान में लहरदार स्थलाभ करके पाई जाती है, उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर देखा अपन ने कि बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं, तो मैंने बताया था बालू का स्तूप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या पवनानुव्रत बालू का स्तूप होते हैं, या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप मतलब इन्हें बरखान कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या बरखान फिर देखा अपन ने और पैराबोलिक बालू का स्तूप, और फिर देखा था तारानुमा बालू का स्तूप, फिर देखा अवरोधी बालू का स्तूप। इसके बाद अपन ने ये देखते बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में जाता है। फिर अपन इनमें से एक को उठा के देखते हैं कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होता है, किसे कहते हैं। और अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, अर्धचंद्राकार है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, तारानुमा बालू का स्तूप है, अवरोधी बालू का स्तूप है। ये किसे कहते हैं, क्या होते हैं, अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखिए ये अपन देखें कि बालू का स्तूप क्षेत्रफल आता है 58.50% क्षेत्रफल है। इन बालू का स्तूपों को अपन देखते अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, और अर्धचंद्राकार का बालू का स्तूप है जिन्हें बरखान कहा जाता है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, और एक तारानुमा बालू का स्तूप है, और अवरोधी बालू का स्तूप है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट में देखते हैं अपन कि फर्स्ट में पवनानुव्रत बालू का स्तूप। अपन देखते हैं पवनानुव्रत बालू का स्तूप। अपन पढ़ रहे हैं बालू का स्तूपों के युक्त क्षेत्र। अपन क्या पढ़ रहे हैं, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। अपन पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जिसमें अपन देख रहे हैं कि पवनानुव्रत बालू का स्तूप या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, यह अपन का बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। इस बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है फर्स्ट नंबर का अपन जो पढ़ रहे हैं वो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। कौन सा है, फर्स्ट नंबर आता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप ये अपन का आता है। तो इसमें देखते हैं अपन कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या होते हैं। वे बालू का स्तूप जो वायु के समांतर बनते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप देखते हैं अपन कि वो बालू का स्तूप होते हैं जो
वायु के समांतर बनते हैं वे बालू का वस्तु जो वायु के समानांतर बनते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य बालक वस्तु कहा जाता है। उन्हें अनुदैर्घ्य बालक वस्तु कहा जाता है। वे बालक वस्तु जो वायु के समानांतर बनते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य बालक वस्तु कहा जाता है। ये बालक वस्तु लूनी नदी, ये बालक वस्तु लूनी या जवाई नदी के निर्माण में होते हैं। ये बालक वस्तु या लूनी नदी या जवाई नदी के आसपास वाले क्षेत्र पर जाते हैं जिन्हें बालक वस्तु मानते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि अनुदैर्घ्य बालक वस्तु होते हैं जो वायु के समानांतर बनते हैं। जैसे बनते हैं कैसे, ये अपन की ये वायु चल रही है, अपन वायु इस प्रकार से रहती है, ये होते हैं पवनानुव्रत बालू का वस्तु। तो ये देखो ये वायु निकल रही है इनसे, तो अपन देखे थे कि बालू वस्तु वो होते हैं, बालू वस्तु युक्त क्षेत्र 58.50% क्षेत्रफल पाए जाते हैं। लेकिन बालू वस्तु अनुदैर्घ्य बालू वस्तु या पवनानुव्रत बालू वस्तु वो होते हैं जो वायु के समांतर बनते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये वायु जा रही है और ये बालू वस्तु है, मतलब लहरदार जो स्थलाकृति होती है जिनके बीच में होकर वायु समानांतर गुजर जाती है उसे अनुदैर्घ्य बालक वस्तु या पवनानुव्रत बालक वस्तु कहा जाता है। ये होते हैं अनुदैर्घ्य बालक वस्तु। अब आते हैं अपन दूसरी अनुप्रस्थ बालक वस्तु, कराते हैं अपन अनुप्रस्थ बालक वस्तु। दूसरा दायरा अनुप्रस्थ बालक वस्तु। अनुप्रस्थ बालक वस्तु होते हैं जो हवा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं। अनुप्रस्थ बालक वस्तु कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ बालक वस्तु वे होते हैं बालक वस्तु, वे बालक वस्तु जो हवा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं। लंबवत या समकोण पर बनते हैं वे अनुप्रस्थ बालक वस्तु कहलाते हैं। तो अनुप्रस्थ बालक वस्तु कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ बालक वस्तु वो होते हैं जो हवा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ बालक वस्तु कहते हैं। यह पूगल है, रावतसर हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ गंगानगर में, चूरू जिले में पाए जाते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ बालक वस्तु अधिकतर पूगल बीकानेर और रावतसर हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ है और सूरतगढ़ गंगानगर है। सूरतगढ़ गंगानगर और एक आता है अपन का सूरतगढ़ गंगानगर है, दूसरा आता है अपन का चूरू और आता है अपन का चूरू वाले क्षेत्र में अधिकतर पाए जाते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि अपन ने पढ़ा था बालक वस्तु युक्त क्षेत्र जो 58.50% क्षेत्रफल पर पाया जाता है, जिसमें पढ़ा था अनुदैर्घ्य बालक वस्तु। अनुदैर्घ्य बालक वस्तु वो होते हैं जो वायु के समानांतर बनते हैं, उन्हें
पवनानुव्रत बालुक स्तूप या अनुदैर्घ्य बालुक स्तूप कहा जाता है। फिर देखा अपन ने कि अनुप्रस्थ बालुक स्तूप कौन से होते हैं। अनुप्रस्थ बालुक स्तूप वो होते हैं जो लंबवत, हवा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं। कैसे बनते हैं अपन के, ये अपन भी बालुक स्तूप है और ये अपन भी हवा चल रही है, ये हवा जा रही है, तो अपन के ये लंबवत या समकोण पर बनते हैं, वो पवनानुव्रत बालुक स्तूप मतलब अनुप्रस्थ बालुक स्तूप कहलाते हैं। अनुप्रस्थ बालुक स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये पुंगल, बीकानेर है, रावतसर, हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़, गंगानगर है और चूरू में जिले में पाए जाते हैं। और एक बात बताता हूँ मैं आपको कि गंगानगर अपन देखते हैं, गंगानगर जिला ध्यान रखते हैं अपन NOTE नोट। नोट का अर्थ होता है कि टॉपिक से अलग कोई पॉइंट, अगर आपके टॉपिक के संबंध अलग कोई पॉइंट जरा संबंध आता है उसे अपन नोट लिखते हैं। तो अपन नोट लगाते हैं कि राज्य में राजस्थान का प्रथम कृषि फॉर्म, इसमें लिखते हैं अपन राज्य का प्रथम लिखते हैं राज्य का प्रथम राज्य का प्रथम कृषि फॉर्म, राज्य का प्रथम कृषि फॉर्म की स्थापना 15 अगस्त 2016 को 15 अगस्त 1956 को की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1956 को सूरतगढ़ गंगानगर से की गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि सूरतगढ़ गंगानगर है जिसमें राज्य का प्रथम कृषि फॉर्म है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को की गई थी रूस की सहायता से। रूस की सहायता से की गई थी। फिर अपना एक क्वेश्चन होता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2015 को की गई थी सूरतगढ़ गंगानगर से। 19 दिसंबर 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। तो अपन ने आज पढ़ा था, अपन एक बार जो भी क्लास में पढ़ा था वो एक बार रिवाइज करते हैं और अपन देखते हैं कि अपन ने पढ़ा था 1994 का प्रोफेसर ऋषि मिश्रा के द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। तो राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया था, जिसके द्वारा नाम आते हैं अरावली पर्वतमाला है, दूसरा नाम आता है पश्चिम उत्तर प्रदेश, तीसरा आता है हाड़ौती पठार, चौथा आता है पूर्वी मैदानी भाग। फिर अपन देखा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को फिर से जलवायु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक आता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर देखा अपन ने कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को फिर से 2 भागों में बांटा गया था, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र का राजस्थान में क्षेत्रफल था 58.50%, लेकिन बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल था 41.50%। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र था 58.50%, लेकिन बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र था 41.50%। फिर देखा हमने कि बालुका स्तूप किसे कहा जाता है। बालुका स्तूप वो होते हैं जो पश्चिम राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पश्चिम राजस्थान में लहरदार स्थलाकृति पाई जाती है, जिन्हें बालुका स्तूप कहा जाता है। तो अपन देखा था कि 2 भाग कहे गए थे, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। अपन पढ़ रहे हैं बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, उस पढ़ रहे हैं बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, जिसमें मैंने बताया था अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है, पवनानुव्रत बालुका स्तूप है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है जिसे बरखान कहा जाता है,
पैराबोलिक बालू का स्तूप है, तारानुमा बालू का स्तूप है, अवनोदित बालू का स्तूप है। ये अपन के 6 बालू का स्तूप होते हैं, जिसमें अपन ने पढ़े आज एक तो पढ़ा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, जिसमें कहते हैं पवनानुव्रत बालू का स्तूप। ये वे बालू का स्तूप होते हैं जो वायु के समानांतर बनते हैं, उन्हें पवनानुव्रत बालू का स्तूप कहा जाता है या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर देखा अपना दूसरा कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किसे कहते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वो होते हैं जो हवा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं, हवा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं, वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। ये पुंगल, बीकानेर है, रावतसर, हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़, गंगानगर है और चूरू जिले में पाए जाते हैं। फिर अपन ने देखा कि सूरतगढ़ गंगानगर से राज्य का प्रथम कृषि फार्म की शुरुआत 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से की गई थी। और आपको ये पता होगा कि राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 को और 15 अगस्त 1956 को राज्य का प्रथम कृषि फार्म की शुरुआत की गई थी सूरतगढ़ गंगानगर से रूस की सहायता से। फिर देखा अपन ने कि सूरतगढ़ गंगानगर से ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी 19 दिसंबर 2015 को। ये अपन ने आज की क्लास में पढ़ा था और रिवाइज भी किया और अगली क्लास की बातें नेक्स्ट क्लास में कर ले वाले हैं। और अब आपको क्लास पसंद आए या कोई भी आपको क्वेश्चन को पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं और हम आपको बताने के लिए तुरंत आप रिप्लाई देंगे। और हम आपका सहयोग होगा तो हम आगे भी आपको अच्छी क्लासें लेकर आएंगे। और नवीनतम रास्ता को देखते हुए हम आपकी ज्योग्राफी को पढ़ा रहे हैं और इन क्लासों को अधिकतर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे बातें नेक्स्ट क्लास में होगी।